का जो रेवेन्यू वाला कंसेप्ट था, ठीक है ना, रेवेन्यू चैप्टर मतलब जो हमारा थर्ड यूनिट था, ठीक है ना, वो पूरी तरीके से क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका फोर्थ यूनिट, ठीक है ना। बेसिकली मैं इसको आखिरी यूनिट बोल सकता हूँ सर, इसके बाद बिजनेस साइकिल यूनिट भी है, आप इसको आखिरी कैसे बोल सकते हैं, अबे वो बहुत चिल्लर सा है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है ना, उसको इतना यूनिट का दर्जा देना भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको आखिरी बोल सकते हैं वैसे तो, बट यस बिजनेस साइकिल उसके बाद है। खैर सो आ जाते हैं भाई, क्या है चैप्टर, किस तरीके से क्या पढ़ना है, सब कुछ एक बार समझ लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरे जो नोट्स है वो मैंने डायरेक्ट प्रोडक्शन और कॉस्ट के आगे ही इसमें लगा दिए हैं, ठीक है ना, और नोट्स आपको भेज भी दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक्सक्यूज मी। सो भाई साहब इसके अंदर हमारे को पढ़ना ही चैप्टर एक्चुअली है डिवाइडेड दो पार्ट में। पहला है मार्केट फॉर्म्स, क्या क्या मार्केट के फॉर्म्स होते हैं, और फिर उसके अंदर एक्सक्यूज मी सॉरी किस तरीके से मार्केट के फॉर्म्स होते हैं और क्या उसके अंदर स्ट्रेटेजीज रहती है प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करने की। तो प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब प्राइस किस तरीके से अलग अलग मार्केट फॉर्म्स में डिवाइड होती है, डिसाइड होती है, वो भी हमको एक पढ़ना है। और दूसरा ही मार्केट भी हमको इसके अंदर क्या करना है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, थोड़ा उसको मैं समझाऊंगा डिटेल में आप लोगों को अभी, ठीक है ना, वो भी हमको क्या करना है इसके अंदर स्टडी करना है। आई होप इट इज क्लियर। तो पहले एक बार इसको चालू करता हूँ, क्योंकि अगर तुम कॉमर्स वाले हो तो तुमको शायद पता ही होगा कि क्या पढ़ने वाले हम इसके अंदर, और अगर तुम साइंस वाले हो तो तुम्हारे को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। तो इसीलिए स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ एकदम बेसिक लेवल से, ताकि साइंस या कॉमर्स हो किसी को कोई दिक्कत ना जाए, एकदम हम बेसिक लेवल से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ अगर मार्केट की, तो तुम्हारे लैंग्वेज में मार्केट का मतलब क्या होता है, तुम खुद सोचो, एक मिनट के लिए खुद को एक मिनट दो और खुद सोचो कि व्हाट इज मीन बाय मार्केट, ये मार्केट होता क्या है, मार्केट का मतलब क्या होता है। तो अलग अलग बच्चे इसके अंदर अलग अलग व्यूज देते हैं कि सर मार्केट मतलब जहां पे बहुत सारी दुकानें होंगी सर, वो हो गया मार्केट। कई लोग बोलेंगे सर जहां पे 2-3 दुकानें होंगी वो भी मार्केट हो गया सर, सर जहां पे गुड्स और सर्विसेज बिकती है वो मार्केट हो गया सर। और कई लोग अपने शहरों के जो मार्केट्स है उनके नाम लेना चालू कर देंगे, है ना, जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो चांदनी चौक एक मार्केट है सर, और बाकी तो याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग अपने अपने शहरों के क्या कर देंगे, मार्केट्स का नाम लेना चालू कर देंगे। तो बेसिकली व्हाट इज मीन बाय मार्केट, मैं तुमको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, हमारा एक क्लासरूम है, वो क्लासरूम क्या मार्केट है। तुम बोलोगे सर क्लासरूम मार्केट कैसे हुआ, वो थोड़ी ना मार्केट है। मैं बोलूंगा क्यों मार्केट नहीं, तुम बोलोगे सर वहां पे कोई खरीदी बेची नहीं हो रही है, ठीक है ना। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को एक पेन बेच डाला, दूसरे स्टूडेंट ने पेन नहीं लाया था, एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को बोला मैं तेरे को बेचता हूं ये पेन, इसके बदले मेरे को पैसे दे दे। तो क्या वो क्लासरूम मार्केट हो गया, जो क्लासरूम में तुम बैठे हो जहां एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को पेन बेच रहा है, तो क्या वो क्लासरूम मार्केट हो गया, यस और नो, क्या वो क्लासरूम मार्केट हो गया, बोलो, अरे आंसर दो। सो पॉइंट क्या आ जाता है, सबसे पहले हमको मीनिंग समझना है मार्केट का। तो भाई साहब वो क्या बोलता है, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर मीट एंड बार्गेन और अ कमोडिटी फॉर अ प्राइस। ऐसी जगह जहां पे बायर और सेलर दोनों मिलते हैं और वहां पे मिलके प्राइस के लिए बार्गेन करते हैं, कोई कमोडिटी के लिए क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं। अब तुम बोलोगे सर बार्गेन मतलब भावबाजी करना, या बेसिकली अगर मैं सादी भाषा में बोलूं तो बार्गेन करते हैं और वहां से वही चीज क्या करते हैं, परचेस करते हैं। तो ऐसी हर वो जगह, हर वो प्लेस मार्केट है जहां पे कमोडिटीज बाय और सेल होती। अब ये कहीं इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ये जो तुम्हारे दिमाग में डाउट्स रहते हैं ना कि सर बहुत सारी दुकानें होनी चाहिए, 4-6 दुकानें होनी चाहिए, 5 दुकानें होनी चाहिए, अबे नंबर मैटर ही नहीं करता है। एक सिंगल दुकान भी अगर वो जगह पे है, even a single shop is there, then that place is also called as market. एक सिंगल शॉप है बस वहां पे और कुछ भी नहीं है, तो वो सिंगल शॉप है बस वो प्लेस पे वहां पे, तो वो भी मार्केट है। कैसे से बोलूं तो यस वो भी मार्केट है। अच्छा ऐसा है क्या सर, हाँ ऐसा है भाई। तो ऐसी हर वो प्लेस जहां पे कमोडिटीज बाय और सेल करी जाती है, चाहे वो क्लासरूम क्यों ना हो, वहां पे वो कमोडिटी बाय और सेल करी गई ना, तो वो भी मार्केट हो गया। सर ये क्या वाहियात सी बात कर दी है, अरे मैं थोड़ी ना बोल रहा, तुम मार्केट की डेफिनेशन बुक के हिसाब से पढ़ रहे हो ना। वो क्या बोल रहे हैं, मार्केट इज अ प्लेस, ऐसी जगह जहां पे बायर्स और सेलर मिलते हैं और एक कमोडिटीज के लिए प्राइस के लिए बार्गेन करते हैं और वो कमोडिटी परचेज सेल करते हैं।
तो क्या ये बंदे ने उसको कमोडिटी सेल नहीं करा? क्या ये बंदे ने उसको कमोडिटी सेल नहीं करा? बिल्कुल करा सर। सो बेसिकली ये जो हमारे दिमाग में रहता है ना कि बहुत सारी दुकानें, 4-6 दुकानें, ऐसा कोई मैटर नहीं है। अगर एक दुकान भी वहां पे है तो वो भी प्लेस क्या कहलाई जाएंगी? मार्केट कहलाई जाएगी। मतलब एक सुनसान सी जगह है जहां पे तुम और तुम्हारे ही समझ लो साथ में दोनों जा रहे हैं गाड़ी पे, लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले हैं, आजू बाजू दूर दूर तक कोई नहीं, परिंदा भी पर नहीं मार रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, और वहां पे बस एक वो होता है ना सिंगदाने वाला, चना सिंह वाला, उसकी गाड़ी लेके एक बंदा घूम रहा है। तुमने उसको रुकाए, उससे वो चना सिंह खरीदे, तो क्या वो वीरान जगह जहां पे तुमने वो चना सिंह खरीदे, क्या वो प्लेस भी मार्केट है? मैं बोलूंगा यस वो भी मार्केट है। तुम बोलोगे कैसे? मैं बोलूंगा क्या वो प्लेस है? हाँ है। सर क्या वो प्लेस है बाय और सेल हुआ है? हाँ सर हमने चना सिंह बाय और सेल किया, खत्म होगी बात। कोई पर्टिकुलर प्राइस के लिए किया होगा, बट ऑब्वियसली बात है, खत्म होगी बात। बायर्स और सेलर मीट हुए, बायर्स के लिए बार्गेन हुआ या नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि क्या परचेज सेल हुई है? हाँ हुई है, तो वो प्लेस मार्केट है। वो प्लेस भी क्या कहलाई जाएंगी? मार्केट कहलाई जाएंगी। क्या बोलता है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर मीट एंड बार्गेन ओवर अ कमोडिटी फॉर अ प्राइस। मार्केट इज इक्वल्स टू ऑल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज हु इन्फ्लुएंस द प्राइसेस। ऐसी जगह जहां पे बायर्स और सेलर क्या करते हैं? प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या एलिमेंट्स है? कब कोई भी जगह को मार्केट हम बोल सकते हैं? कब कौन सी जगह, कब वो पर्टिकुलर जगह मार्केट कहलाई जाती है, उसको हम मार्केट बोल सकते हैं? तो हम एक बहुत सिंपल सी भाषा में बोलेंगे, जहां पे बायर और सेलर क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। जहां पे बायर और सेलर मिल रहे हैं वो मार्केट होगी। पहला एलिमेंट होना चाहिए बायर और सेलर होना चाहिए। वहां पे कोई बायर है, वहां पे कोई सेलर है, एक भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि मल्टीपल बायर है मल्टीपल सेलर्स होना चाहिए, नहीं, बायर और सेलर, खत्म होगी बात। पर्टिकुलर कमोडिटी या प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए वो क्या कर रहे हैं? वहां पे आए हैं, वो बार्गेन कर रहे हैं प्राइस के लिए, उनको मार्केट की कंडीशंस का नॉलेज होना चाहिए। वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट एट द गिवन प्राइस ऑफ टाइम। हाँ एक प्राइस रहेंगी जनरली, हाँ एक दुकान में एक प्राइस रहेंगी, दूसरी दुकान में दूसरी भी हो सकती है। तो चाहे आप सर्विस की बात करो चाहे आप गुड्स की बात करो, ऐसी हर वो जगह मार्केट कहलाई जाएगी जो जगहों पे आप क्या करते हो? बाय और सेल करते हो। बायर और सेलर क्या करते हैं? प्रेजेंट होते हैं, वहां पे वो क्या करते हैं? बाय और सेल करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। ये क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट क्या होता है? सर मार्केट्स को अलग अलग तरीके में अलग अलग चीजों के हिसाब से बांटना। ये ऊपर ऐसा डबल प्रिंटिंग हो गया है, नीचे भी वही लिखा है ऊपर भी वही लिखा है। अगर आपको ऐसा कुछ हुआ होगा तो आप समझ जाना, ये डबल प्रिंटिंग हो गया है, नीचे भी वही है ऊपर भी वही लिखा है। तो अलग अलग तरीकों पे अलग अलग बेसिस पे हमने मार्केट्स को क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट का बंटवारा किया है अलग अलग तरीकों पे अलग अलग चीजों के बेसिस पे। पहला हम बात करते हैं एरिया की। हमने मार्केट को बंटवारा किया है एरिया के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बंटवारा किया है? एरिया के बेसिस। फिर हमने मार्केट का बंटवारा किया है टाइम के बेसिस पे। फिर हमने मार्केट का बंटवारा किया है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे। फिर हमने मार्केट का बंटवारा किया है रेगुलेशंस के बेसिस पे। फिर हमने मार्केट का बंटवारा किया है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के बेसिस पे। फिर हमने मार्केट का बंटवारा किया है टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशंस के बेसिस पे। तो हमने अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजों के ऊपर से मार्केट का क्या किया हुआ है? बंटवारा किया है। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर मैं पहली बात करूं एरिया की, तो एरिया के हिसाब से अगर मैं मार्केट को बांटूं तो मार्केट बंटता है लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट्स में। सर लोकल मार्केट आप खुद समझते हो, एक छोटा सा शहर है, कस्बा है, उसका एक पर्टिकुलर शहर या गांव में एक पर्टिकुलर मार्केट होता है। यहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं वो पर्टिकुलर यहाँ पे सेल और परचेस करते हैं, इसीलिए उसको लोकल मार्केट नाम दिया जाता है। कई ऐसे मार्केट्स भी होते हैं जैसे अलग अलग शहरों में एक कोई मार्केट ऐसा होता है जहाँ पे आजू बाजू के गाँव वाले, शहर वाले भी वहाँ पे माल परचेस करने आते हैं। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में कुछ मार्केट्स ऐसे भी है जहाँ पे दिल्ली वाले नहीं बट उसके आजू बाजू वाले लोग, शहरों के लोग, आजू बाजू छोटे छोटे गाँवों के लोग, कस्बों के लोग भी वहाँ पे माल क्या करने आते हो? परचेस करने आते हो। सिर्फ लोकल लोग नहीं, वो भी लोग वहाँ पे क्या करते हो? आके माल परचेस करते हो। तो ऐसे टाइप ऑफ मार्केट्स को हम बोल सकते हैं रीजनल मार्केट्स। ऐसे टाइप ऑफ मार्केट्स को हम नाम दे सकते हैं क्या? रीजनल मार्केट्स का। वो मार्केट्स कहलाए जाएंगे रीजनल मार्केट्स। दूसरे टाइप होते हैं नेशनल मार्केट्स। नेशनल मार्केट्स का मतलब क्या हो गया भाई साहब? जहां पे ऐसे मार्केट जहां पे पूरे देश से लोग आके माल सेल और परचेस करते हैं। सर ऐसे भी मार्केट्स होते हैं कि हाँ बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता
मद्रास हर जगह होते हैं, कैलकाटा में तो स्पेसिफिकली लोग शादी की शॉपिंग या अलग अलग शॉपिंग्स करने जाते हैं, और ऐसा नहीं कि एक या दो शहरों से जाते हैं, पूरे देश से लोग वहां पे जाते हैं। तो ऐसे मार्केट्स को हम बोलेंगे नेशनल मार्केट्स। चाइना बोल सकते हैं आप, इज ए इंटरनेशनल मार्केट, कई सारे देशों के लोग वहां पे जाके परचेसिंग करते हैं क्योंकि बहुत सस्ता माल मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल मार्केट। या इंडिया में भी जो आजू बाजू के देशों से लोग आके माल परचेस करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल मार्केट्स। सो बेसिकली द मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स इन केस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया के बेसिस पे मार्केट 4 पार्ट्स में क्या है डिवाइडेड है। फर्स्ट इज लोकल मार्केट, सेकंड इज रीजनल मार्केट, थर्ड इज नेशनल मार्केट एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल मार्केट। तो पहला है लोकल मार्केट, दूसरा है रीजनल मार्केट, तीसरा है नेशनल मार्केट एंड चौथा है इंटरनेशनल मार्केट। तो मार्केट जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है इन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। दूसरा हम बोल सकते हैं मार्केट को अगर आप टाइम के बेसिस पे बांटना चाहते हो तो मार्केट टाइम के बेसिस पे भी डिवाइड होता है। पहला ऐसा मार्केट होता है वो जो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, यानी आप बोल सकते हो दिवाली होली के लिए जो दुकानें लगती है 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए, तो दैट टाइप ऑफ मार्केट, दिवाली होली के लिए जो मार्केट लगता है दैट टाइप ऑफ मार्केट इज कॉल्ड एज वेरी शॉर्ट मार्केट। बस 2 दिन 4 दिन के लिए लगा, होगी खत्म। दूसरा होता है शॉर्ट पीरियड मार्केट, कई बार कुछ दुकानें लगती है जो सीजन बेसिस पे होती है। छतरी की दुकान 3-4 महीने तक चलती है, बस खत्म हो गया। रेनकोट की दुकान 3-4 महीने तक चलती है, खत्म हो गया, तो उसको आप शॉर्ट पीरियड मार्केट बोल सकते हो। दूसरा होता है लॉन्ग पीरियड मार्केट, लंबे समय तक जो चलती दुकानें, और वेरी लॉन्ग टर्म और सेक्युलर पीरियड मतलब चलती जाती है, तो लंबे समय तक की दुकानें। तो इस तरीके से टाइम के बेसिस पे भी मार्केट क्या है, इस तरीके से डिवाइडेड है। दूसरा आता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी अगेन मार्केट अगेन ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे भी डिवाइडेड है। अब ये थोड़ा सा ना आपको समझने में दिक्कत होगी क्योंकि शेयर मार्केट आपको समझता नहीं है। नहीं सर समझाओ ना, शेयर मार्केट हमको भी समझना है। अभी नहीं समझा सकते, ये टाइम नहीं है समझने का, बट ठीक है शॉर्ट में बताता हूँ। स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट, इसका मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, कुछ ट्रांजेक्शन हम ऑन दी स्पॉट करते हैं, आज परचेस करने के लिए करते हैं। भाई मैंने तेरे को 1 लाख रुपए दिए, मेरे को आज ही 1 लाख रुपए की क्या दे दे, तू शेयर दे दे, मेरे को रिलायंस तो 1 लाख रुपए का दे दे, खत्म हो गई बात, मैंने अभी डिलीवरी ले ली, शेयर्स ले लिया और तेरे को 1 लाख रुपए दे दिया। तो ये हो गया स्पॉट मार्केट, आज ही मैंने सौदा किया, आज ही मैंने उसकी क्या ले लिया, पैसे दे के डिलीवरी ले लिया। दूसरा होता है फ्यूचर मार्केट। स्पॉट तो आपको समझाऊंगा क्योंकि रेगुलर मार्केट है, फ्यूचर मार्केट समझना है। फ्यूचर मार्केट बेसिकली होता है, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ आज वादा करते हैं कि भाई हम फ्यूचर में वो माल क्या करेंगे, तुमसे परचेस करेंगे। हम तुमसे वादा कर रहे हैं भाई कि आने वाले 1 महीने बाद हमने आज सौदा कर लिया, भाई देख आज सौदा कर रहे हैं, अगले महीने मैं तेरे से 5 किलो गोल्ड खरीदूंगा। बाप रे 5 किलो, चलो मान लो 5 किलो गोल्ड मैं तेरे से अगले महीने खरीदूंगा, या ये पर्टिकुलर शेयर्स मैं तेरे से अगले महीने खरीदूंगा। आज मैंने क्या करा, सौदा कर दिया सर, माल लिया गया नहीं, प्राइस ब्लॉक कर दी, प्राइस ब्लॉक कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट मैंने माल आज परचेस किया क्या, नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर मार्केट। ये ना फ्यूचर में माल परचेस करने वाले हैं, उसका हम वादा कर देते हैं, उसका हम सौदा आज से करके रख लेते हैं। कई बार होता है, इसे नॉर्मल चीजों में भी होता है, क्या को शेयर्स के नॉर्मल चीजों में भी होता है। कई सारे जब लगता है कि लोगों को प्राइस बढ़ने वाली है तो कई सारे रॉ मटेरियल या गुड्स पहले से ही लोग बुक करके रख देते हैं और बोल देते हैं हम फ्यूचर में तुमसे इतना इतना माल क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर मार्केट्स। दूसरा होता है रेगुलेशन के बेसिस पे। कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जो रेगुलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में या कोई रेगुलेटर होता है उनके ऊपर, उनके कंट्रोल में। जैसे मैं अगर शेयर मार्केट की बात करूं, स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, तो वो दैट इज अ रेगुलेटेड मार्केट। सेबी का उसके ऊपर पूरी तरीके से क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। सेबी उसको रेगुलेट करती है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इन्वेस्टर्स का पैसा नुकसान ना हो जाए। तो इस तरीके से सेबी पूरे मार्केट को क्या करती है, रेगुलेट करती है, ताकि किसी इन्वेस्टर का पैसा नुकसान ना हो। दूसरा होता है अनरेगुलेटेड मार्केट, जिसके ऊपर कोई माई बाप ही नहीं है। जैसे सब्जी मंडी लगती है, नॉर्मल छोटी मोटी दुकानें लगती है, मार्केट लगता है, उनको कोई रेगुलेट ही नहीं कर रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ी भी हो रही है तो भी कुछ नहीं कर सकता कोई। तो बेसिकली ऐसे मार्केट जहां पे जिनके ऊपर उनको कोई रेगुलेट करने वाला बंदा ना हो, ठीक है ना, मतलब कुछ गलत काम हो रहा है या कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो वहां पे आप कंप्लेन कर सको जाके, दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेटेड मार्केट। और ये तो ऐसा हो गया कि आप जो नॉर्मल मार्केट देखते हो ऑल आर अनरेगुलेटेड मार्केट्स, उसको कोई कंट्रोल ही नहीं करता है। तो एग्जांपल में आपको मैं बता दिया, शेयर बाजार इज एग्जांपल ऑफ, स्टॉक एक्सचेंज इज एग्जांपल ऑफ,
stock is example of regulated market because SEBI is regulating the stock markets. अनरेगुलेटेड मार्केट की अगर मैं बात करूं तो अनरेगुलेटेड मार्केट जो होते हैं उसको कोई कंट्रोल नहीं करता है, कोई रेगुलेट नहीं करता, उसके ऊपर कोई बैठा नहीं होता, तो कुछ गलत काम भी हो रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस क्या होता है भाई? ये आता है होलसेल बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। मतलब अगर छोटी मोटी क्वांटिटी में परचेस सेल करना है तो हम होलसेल रिटेल मार्केट की बात करते हैं। बल्क में करना है, वॉल्यूम बल्क में है आपका काम, तो हम होलसेल मार्केट की बात करते हैं। ये तो आपको समझता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो आपको मेरे से ज़्यादा समझता हूँ होलसेल रिटेल। तो अब आ जाता है मेन मार्केट जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कंपटीशन। ऐसा मार्केट जो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कंपटीशन है, जो बेसिकली हमको ये पूरे चैप्टर में क्या करना है, स्टडी करना है। मतलब ये सारे मार्केट तो चिल्लर मार्केट्स है, इसको अलग से स्टडी करने का कोई सेंस नहीं बनता है, जो मैंने आपको बता दिया बस उतना ही है। लेकिन ये जो मार्केट है, एक्सक्यूज मी, जो मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंपटीशन है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कंपटीशन है जो मार्केट, वो हमको क्या करना है, स्टडी करना है। उसमें क्या आता है, उसमें बेसिकली ये टाइप्स ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये मार्केट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और दूसरा है इम्परफेक्ट मार्केट। या रादर मैं बोलूं एक ऐसा मार्केट जहां पे कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा मार्केट जहां पे कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन अब हम मार्केट की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये चैप्टर के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो हमको ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन ही क्या करना है, मार्केट्स की स्टडी करना है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन ही हमको मार्केट की क्या करना है, स्टडी करना है। तो ये पूरे चैप्टर में आप यही पढ़ोगे, यानी ये जो फोर्थ पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ कंपटीशन, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो यही हमको पूरे चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर? अब ये जो कॉम्पिटिटिव मार्केट आता है ना, इसके भी टाइप्स है, मार्केट स्ट्रक्चर जिसको हम बोल सकते हैं, उसके भी टाइप्स है। और उसके टाइप्स है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली। ये चार टाइप है मार्केट स्ट्रक्चर के, या ऑन द बेसिस ऑफ अगर कंपटीशन की आप बात करो तो ये चार टाइप्स हो सकते हैं। पहला आता है परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। दूसरा आता है मोनोपोली, जहां पे कोई कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तीसरा आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां पे कम कंपटीशन एग्जिस्ट करता है बट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। चौथा आता है ओलिगोपोली, जहां पे अगेन कम कंपटीशन एग्जिस्ट करता है बट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। सो यू कैन से दैट कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है या ओलिगोपोली है, ठीक है ना, ये वो टाइप ऑफ मार्केट है जो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हम बांट सकते हैं। ठीक है ना? यहां पे तो अभी पूरा चार्ट दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, ये पूरा चार्ट पढ़ा दूंगा बीच, ये तो सिर्फ आपके याद रखने के, आपको पूरा ये चारों पार्ट जो है वो एक साथ आपको कंपैरिजन के तौर पे दे रखे। बट स्टार्टिंग में सिर्फ मैं समरी चार्ट से पढ़ा दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, वो ऐसा हो जाएगा कि रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, तो रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, रेगुलरली पढ़ रहे। सो बेसिकली इससे पढ़ने का भी मतलब नहीं है। पहले हम एक एक को क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है ना, एक एक इसको, बाद में ये फिर वापस से चार्ट आप खुद भी स्टडी करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो हम एक एक चीज़ों को स्टडी करते हैं। पहला परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फिर हम पढ़ेंगे मोनोपोली, फिर हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और फिर हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली। क्लियर? तो ये जो है ये पूरे चारों का आपको क्या दिया हुआ है, एक समरी निकाल के दी हुई है, ताकि आप इस समरी को से रिवाइज भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी हम वही पढ़ने वाले हैं। बट बेटर है कि हम पहले डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ से एक एक लाइन, एक एक वर्ड, फिर बाद में समरी आप पढ़ सकते हैं, या मेरे को रिवाइज कराना तो मैं भी उसी से करवा सकता हूँ। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा समझना है ये चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। भले यहाँ पे बी सी डी ग्रुप दिए हुए, वो मैटर नहीं करता मेरे लिए। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले आपको परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाऊंगा। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ। पहले परफेक्ट कंपटीशन दिया है, तो परफेक्ट कंपटीशन में आपको पहले उसके फीचर्स दिए हुए होंगे, और बाद में आपको दिया होगा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस या डिमांड कर्व। तो प्राइस और डिमांड कर्व के बाद में शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में क्या आपका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है प्राइस का, ठीक है ना, ये आपको दिया होगा। खासकर ये तो खैर नॉर्मल है।
ठीक है ना। ये जो खासकर है ये क्या दिया होगा, शॉर्ट रन में किस तरीके से आप ये मार्केट के केस में प्राइस निकाल सकते हो, इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, कैसे अचीव होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, लॉसेस कब होते हैं, शटडाउन पॉइंट क्या है, ठीक है ना, लॉन्ग रन आउटपुट प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है, ये सारी बातें, लॉन्ग रन में किस तरीके से इंडस्ट्री वर्क करती है ये। तो बट ये ऐसा नहीं करूंगा मैं आपको कि मैं परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा रहा हूँ पूरा, तो मैंने परफेक्ट कंपटीशन के साथ ही आपको पीछे का पूरा इसका शॉर्ट रन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया, नहीं ऐसे नहीं पढ़ेंगे। तो हर चैप्टर में इसके फीचर्स और फिर एक अलग प्राइस रहेगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम की बातें की रहेंगी। तो हम सबसे पहले चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, ओलिगोपोली हो, ये चारों के हम पहले अच्छे से फीचर्स पढ़ेंगे। पहले मैं परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स लूंगा, ये डिमांड कर डिटर्मिनेशन लेने के बाद फिर मैं डायरेक्टली चले जाऊंगा मोनोपोली पे। मोनोपोली में मैं क्या बात करूंगा, पहले फीचर्स की बात करूंगा, ठीक है ना। फिर मोनोपोली के बाद मैं चले जाऊंगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मैं फीचर की बात करूंगा, ठीक है ना, और फिर मैं चले जाऊंगा ओलिगोपोली पे, या ओलिगोपोली पे हम आखिरी में रखेंगे, ठीक है ना। तो हम ओलिगोपोली पे चले जाएंगे, उसकी फीचर्स क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम वापस आएंगे, और वापस आने के बाद हम फिर सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, फिर हम मोनोपोली में इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, फिर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, और फिर हम ओलिगोपोली में उसकी बात करेंगे। तो ये सर क्या हो गया, मतलब ये पूरे चैप्टर को हमको आगे पीछे करके पढ़ना है, पहले सब के फीचर्स एक साथ पढ़ने। क्यों सर ऐसा एक साथ ही पढ़ा दो ना, कंपैरिजन के लिए, नहीं तो कंपैरिजन ही नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने पूरा परफेक्ट कंपटीशन एक साथ पढ़ा दिया, फीचर्स और उसके बाद इक्विलिब्रियम, फिर मोनोपोली पढ़ा दिया, फिर उसकी फीचर इक्विलिब्रियम, तो आपको कंपैरिजन करने में बड़ी दिक्कत होगी चारों में। बट अगर मैं आपको फीचर पहले पढ़ा देता हूं और फिर आपको इक्विलिब्रियम पढ़ा देता हूं, तो आप बहुत इजीली चारों में क्या कर पाओगे, कंपैरिजन कर पाओगे। तो आपको समझने में और पढ़ने में दोनों में क्या होंगी, आसानी होगी। और तब तक थोड़ा सा आपको टाइम भी मिल जाएगा कि जब तक मैं क्या पढ़ा रहा हूं, फीचर्स पढ़ा रहा हूं, तब तक आप थोड़ा सा प्लीज रेवेन्यू वाला जो चैप्टर है, इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है, वो आप पढ़ लेंगे। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो ये देख लो, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम के लिए वही बोला हुआ है, MC इज इक्वल्स टू MR और MC कब शुड कट दी MR कब फ्रॉम बिलो। तो अगेन यहीं पे यही होने वाला है, यहाँ पे भी यही बात रहने वाली है, MC इज इक्वल्स टू MR और MC कब कट दी MR कब फ्रॉम बिलो। तो जो इक्विलिब्रियम वहाँ पे हमने पढ़े थे वही इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी रहने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट कि तब तक आपके पास टाइम है तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे देख लो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, AR इज ग्रेटर देन AC, वही बातें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे जो हमने पढ़े थे कॉस्ट चैप्टर, रेवेन्यू चैप्टर में, तो प्लीज़ उसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कर लो। तब तक मैं फीचर्स कराता हूँ, उसके बाद फीचर्स के बाद मैं इस पे ऊपर क्या हो जाऊँगा, शिफ्ट हो जाऊँगा। आई होप इट इज क्लियर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। पहला फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है परफेक्ट कंपटीशन। नाम से ही इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा हूं, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन। सर ऐसा जगह, ऐसा मार्केट का फॉर्म जहां पे परफेक्ट कंपटीशन है। सर परफेक्ट कंपटीशन है मतलब फुल कंपटीशन है, परफेक्ट मतलब फुल 100%, परफेक्ट मतलब फुल 100%, यानी ऐसा मार्केट जहां पे 100% फुल क्या हो, कंपटीशन हो, तो दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट कंपटीशन। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, परफेक्ट कंपटीशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट कंपटीशन। सो ये एक ऐसी जगह, ऐसा मार्केट है जहां पे फुल कंपटीशन होता है। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई ऑल जो सेलर्स होते हैं यहाँ पे, वो सेलर्स सबको ही एक जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं और एक सिंगल प्राइस पे बेचते हैं, मतलब इतना भयंकर कंपटीशन होता है। दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट कंपटीशन। और समझते हैं इसके बारे में, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहला ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे बायर्स भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे सेलर्स भी बहुत सारे हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर देयर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर ऑल्सो देयर। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों क्या है, भरपूर है, मतलब लार्ज नंबर्स में बायर्स भी हैं यहाँ पे मार्केट में और सेलर्स भी है। तो जब बट ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा सेलर्स होंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन तो होगा ही। तो यहाँ पे तो फुल कंपटीशन है, तो कंपटीशन है तो ज़्यादा सेलर्स होंगे ही, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर हु compete among themselves. No individual buyer and seller will be in position to influence demand और supply in the market. कोई एक अकेला इंडिविजुअल प्लेयर ये मार्केट के अंदर कभी भी मार्केट के डिमांड और सप्लाई को क्या नहीं कर पाएगा, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि कोई इंडिविजुअल सेलर या बायर, ठीक है ना, मार्केट में
क्या बोलते हैं, पूरे मार्केट के डिमांड और सप्लाई कर्व को क्या कर रहा है, पूरे मार्केट और डिमांड और सप्लाई को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। कोई एक प्लेयर की बस की बात नहीं है। ये मार्केट के तासीर ही ऐसी, ये मार्केट ही ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स हैं। और जब मैं बात करूंगा इसके डिमांड और सप्लाई की, तो मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट सप्लाई की जब मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है ना, डिमांड और सप्लाई की मैं बात करूंगा मार्केट में, तो उसको इन्फ्लुएंस एक या दो बंदे मिलके नहीं कर सकते, उसको सारे बंदे, सारे बायर्स और सेलर मिलके, यानी मार्केट बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट जो है वही पूरे डिमांड और सप्लाई को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, वही पूरे डिमांड और सप्लाई को चेंज कर सकता है। एक इंडिविजुअल बंदे की बस की बात नहीं है। एक्सक्यूज मी। सो नो इंडिविजुअल बायर और सेलर विल बी इन द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द डिमांड और सप्लाई इन द मार्केट। वो ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर? दूसरा आता है, ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। अब तुम बोलोगे सर होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? सब होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब हो गया ऐसे प्रोडक्ट जो कि सेम साइज, सेम कलर, सेम शेप, एवरीथिंग शुड बी सेम, सब कुछ सेम। ऐसे प्रोडक्ट्स यहां पे बेचे जाते हैं। मतलब से फॉर एग्जांपल मैं मेरी दुकान में 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क बेच रहा हूं, तो मेरे बाजू वाला भी उसकी दुकान में वही 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क बेच रहा है, उसके बाजू वाला भी उसकी दुकान में वही 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क बेच रहा है, उसके बाजू वाला भी उसकी दुकान में वही 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क बेच रहा है, वो उसके बाजू वाला भी वही दुकान में 5 रुपए वाली, उसकी दुकान में 5 रुपए डेयरी मिल्क बेच रहा है ना। बोलने का मतलब क्या है? ऐसा भी नहीं है इवन कि मैं 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क बेच रहा हूं तो बाजू वाला 10 रुपए वाली बेच रहा है, ऐसा भी नहीं है। मतलब साइज भी अलग नहीं है, सेम साइज, सेम रेट, सेम शेप, सेम, सब कुछ सेम, एवरीथिंग शुड बी सेम, दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस। तो मतलब अगर तुम मेरी दुकान में घुसे, तुमको कहने वाला 5 रुपए की डेयरी मिल्क, तो तुमको बाजू वाले जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम मेरे से लेके जाओगे, क्योंकि बाजू वाला भी उतने की बेच रहा हूँ, वही चीज बेच रहा हूँ। लेकिन सर अगर बाजू वाला कोई और प्रोडक्ट बेच रहा है तो फिर वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन होने के लिए उसके जो सारे फीचर्स है, वो सारे फीचर एज इट इज फॉलो होने चाहिए, तभी वो परफेक्ट कंपटीशन कहलाया जाता है। उनमें से अगर कुछ फीचर्स भी अगर नहीं फॉलो होते हैं तो आप उसको परफेक्ट कंपटीशन नहीं बोल सकते। तो परफेक्ट कंपटीशन होने के लिए वो सारे फीचर्स का होना बहुत जरूरी है। तो द प्रोडक्ट शुड बी होमोजेनियस, दैट मींस सिमिलर और आइडेंटिकल इन नेचर। गुड्स प्रोड्यूस बाय डिफरेंट फर्म्स आर आइडेंटिकल इन नेचर। भले वो अलग अलग फर्म्स है लेकिन उनके वो क्या है, एकदम आइडेंटिकल है, सिमिलर है नेचर में, दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस। तीसरी बात आ जाती है, यह एक ऐसा मार्केट है जहां पे फ्री एंट्री और एग्जिस्ट है। मतलब सर आपको कल दुकान खोलनी है, आप इजीली खोल लो। सर आपको आपकी दुकान बंद करनी है, आप बंद कर दो। मतलब खोलनी बंद करनी मतलब ओपन नहीं कर रहे थे, मतलब ओपनिंग करनी है आपकी दुकान की, नई दुकान खोलनी है, कभी भी खोल सकते, कोई रोक टोक, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे। आपको ऐसा लगता है मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरे को बंद कर देना है, तो आप इजीली बंद भी कर सकते हैं। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, है सर ऐसा कौन सी दुकान होंगी, ऐसा कौन सा मार्केट होगा यहाँ पे हम अपनी मर्जी से दुकान नहीं खोल सकते? हर मार्केट में हम अपनी मर्जी से दुकान खोल सकते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं होगी ना सर आपकी। अरे क्यों भाई, हम इसके बाद मोनोपोली पढ़ेंगे, वहां देख लेना तुम्हारे पास आज़ादी होती है कि दुकान खोलने की। पढ़ेंगे हम, ऐसी भी मार्केट हम पढ़ेंगे जहां पे तुम्हारे पास आज़ादी नहीं होती है दुकान खोलने की, तुम चाह के भी वो बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस होती है अलग अलग लेवल्स की। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे एंट्री भी फ्री है। इजी फ्री मतलब पैसे की बात नहीं कर रहा, आप इजीली एंट्री ले सकते मार्केट में और इजीली ये मार्केट से एग्जिस्ट भी कर सकते। एवरी फर्म इज फ्री टू एंटर इन द मार्केट एंड और टू गो आउट ऑफ इट इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इजीली एंटर कर सकती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट फीचर आता है परफेक्ट नॉलेज का। अब ये क्या है? देयर इज अ परफेक्ट नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ स्टॉक of goods in the market. There is a perfect knowledge on the part of buyers and sellers of the quantities of stock of goods in the market, market conditions, the prices at which the transaction to purchase or sale are being entered into. समझाता हूँ क्या मतलब है। There is a perfect knowledge on the part of buyers and sellers, मतलब यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनको मार्केट का पूरा परफेक्ट नॉलेज होता है कि मार्केट में क्या क्वांटिटीज में गुड्स सेल हो रहे हैं, क्या क्वांटिटीज में गुड्स स्टॉक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, क्या मार्केट की कंडीशन है, क्या मार्केट में जो गुड्स और सर्विसेज है परचेस और सेल हो रहा है उसकी क्या प्राइसेस है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक बायर को दूसरी दुकान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो ब्लंटली इधर अंदर गया और इधर से पैसे प्रोडक्ट ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता।
ये मार्केट का फीचर ही ऐसा है कि यहाँ पे हर बायर और हर सेलर को पूरे मार्केट का क्या होगा, अच्छा खासा नॉलेज होगा, फुल मार्केट का उसको अच्छा खासा क्या होगा, नॉलेज होगा। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज कॉल्ड एज कि यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज रहता है किसका, मार्केट का। चाहे आप स्टॉक ऑफ गुड्स की बात कर लो मार्केट में, चाहे मार्केट कंडीशंस की बात कर लो, चाहे मार्केट में क्या प्राइस पे गुड्स और सेल परचेस हो रहे हैं, ठीक है ना, वो सारी बात कर लो, वो सब कुछ क्या होता है, मार्केट वालों को पता होता है। चाहे बायर हो या सेलर हो, दोनों को पता होता है। ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एडुकेट फैसिलिटीज होती है, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को मूव करने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सर यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस, द कमोडिटी ऑफ गुड्स और are dealt on at a uniform price throughout the market at a given point of time. All firms individually as a price taker, excuse me, they had to accept the prices determined by the market forces of demand and supply. सर कुछ भी नहीं समझे भाई, यहां पे देखो यार, दो चीजें होती है, एक होती है फर्म और एक होती है इंडस्ट्री, या उसको आप मार्केट बोल सकते हो। एक होता है फर्म, और एक होती है इंडस्ट्री, या जिसको आप मार्केट भी बोल सकते हो। पहले इनमें फ़र्क समझ लो। फर्म की अगर मैं बात करूँ तो फर्म का मतलब हो गया एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल इंडिविजुअल कंपनी, एक सिंगल इंडिविजुअल फर्म, एक सिंगल इंडिविजुअल बंदा जो अकेला बेच रहा है। मतलब जैसे वर्चुअल प्रॉप्स इज अ फर्म, वर्चुअल प्रॉप्स इज अ फर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनी, फर्म, वो वाली फर्म। फर्म मतलब कोई भी फर्म, ठीक है ना, एक अकेली इंडिविजुअल, तो वर्चुअल प्रॉप्स इज अ फर्म। बट अगर मैं बात करूं वर्चुअल प्रॉप्स और 4-6 और ऑर्गेनाइजेशन जो ट्यूशन ही प्रोवाइड कर रही है, सिमिलर इंडस्ट्री में एक ही काम कर रही है, वर्चुअल प्रॉप्स हो गई, इसके अलावा 4-6 और ऑर्गेनाइजेशन के आप नाम ले लो, वो सबको मिला के अगर मैं एक साथ बात करूंगा तो दे एक साथ आर कॉल्ड एज मार्केट या इंडस्ट्री। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं तो रिबॉक, ठीक है ना, इज अ फर्म। बट अगर मैं बात करूं रीबॉक, तुम्हारा स्केचर्स, पूमा, और क्या आता है, नाम भूल गया मैं, दिमाग में नहीं आ रहा मेरे को, मैं एक ही पहनता क्योंकि इसमें से स्केचर, बाकी मेरे को पसंद ही नहीं है। और क्या है यार जूते की इंडस्ट्री में, पैरागॉन, ठीक है ना, ऐसे कोई भी ले लो एक्सेट्रा। तो इनको अगर मैं एक साथ बुलाऊंगा क्योंकि सबका काम सिमिलर है, तो इनको मैं एक साथ बुलाऊंगा तो मैं बोल दूंगा शू इंडस्ट्री, चप्पल इंडस्ट्री, शू इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री मार्केट। और ये हो गया एक अकेली इंडिविजुअल फर्म। अब बात जब मैं करूं परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन में भाई बहुत सिंपल सी बात होती है, और वो ये होती है कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई एक फर्म या एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती, उसके पास पावर ही नहीं होता, क्योंकि वो मार्केट कंट्रोल ही नहीं कर सकती ना। प्राइस कौन बनाएगा, प्राइस कौन डिसाइड करेगा? जो प्राइस मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, मार्केट डिमांड और सप्लाई को जो कंट्रोल कर पा रहा है वही प्राइस डिसाइड करेगा। बट एक अकेली फर्म की औकात ही नहीं है, पावर ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि वो क्या करे, मार्केट को कंट्रोल करे। तो जब ऐसा है ही नहीं, तो फिर जब ऐसा है ही नहीं तो फिर क्या बात आ जाती है? तो सर अगर ऐसा है ही नहीं तो फिर ये लोग क्या नहीं कर सकते, फर्म कभी भी प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती। प्राइस जो भी डिसाइड होती है वो मार्केट ही डिसाइड करता है, या इंडस्ट्री आप बोल सकते हैं, वही क्या करती है, डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड और सप्लाई। तो प्राइस मेकर यहाँ पे कौन है? इंडस्ट्री है। वो काय के बेसिस पे डिसाइड करती है प्राइस? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट। हम सीखेंगे, निकालना भी सीखेंगे कैसे निकालते हैं प्राइस, मार्केट
डिमांड एंड सप्लाई, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्राइस मेकर्स हो गए। वो कौन प्राइस मेकर हो गए, इंडस्ट्री। तो ये प्राइसेस क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड और सप्लाई। ठीक है ना। और ये लोग जो हो गए, इसको आप प्राइस एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं या प्राइस टेकर भी बोल सकते हैं। प्राइस टेकर और प्राइस एक्सेप्टर मतलब जो प्राइस डिसाइड कर रहा है इंडस्ट्री फर्म, वो चुपचाप ये प्राइस को क्या कर लेते हैं, फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और वही प्राइस क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक है ना। ये खुद से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते ये मार्केट के अंदर। आर गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है ना मार्केट को कंट्रोल करने की, सिंगल फर्म की। सब मिलके एक साथ मार्केट को कंट्रोल कर सकते, तो सब मिलके एक साथ प्राइस क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। लेकिन अगर मैं एक सिंगल फर्म की बात करूँ तो सिंगल फर्म ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी औकात ही नहीं है किसको कंट्रोल करने की, मार्केट को कंट्रोल करने की। आई होप नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए। सो बेसिकली हम बोलते हैं कि ये मार्केट में क्योंकि प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है और मार्केट में भरपूर कंपटीशन है, कोई भी भाई कम या ज़्यादा प्राइस में माल नहीं बेच सकता। क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो अगर मान लो कोई बंदा कम प्राइस में माल बेच रहा है तो बट ऑब्वियस बात है सबके सब उसके पास ही आ जाएंगे माल खरीदने। तो अगर वो कम प्राइस में माल बेच रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई दुकानदार, तो बाजू वाला तो वो उतनी ही प्राइस में माल बेचेगा ही बेचेगा, नहीं तो दुकान बंद करके चल जाएगा। सर ऐसा क्यों? अगर मैं कम प्राइस में माल बेच रहा हूँ तो बट ऑब्वियस बात है सारे कस्टमर पूरे मार्केट के मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि कस्टमर्स को फुल नॉलेज होगा अबाउट मार्केट। तो वो लोगों को मालूम रहेगा कि मेरे पास कम में मिल रहा है, तो वो पागल है कि 5 रुपये वाली डेयरी मिल्क अगर मैं 4 रुपये में दे रहा हूं तो बाजू वाले के पास जाके लेंगे। तो ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। और अगर ऐसा कोई करता है तो सब लोग वही चीज करेंगे, तो उससे किसी का फायदा नहीं होने वाला। मैं अगर 4 में बेच रहा हूँ तो सभी 4 में बेचना चालू कर देंगे। तो भाई काय को कम किया मैंने फिर प्राइस, मतलब ही क्या है कम करने का? तो इसीलिए ऐसी बेवकूफ़ी कोई करता नहीं है। और अगर मैं प्राइस बढ़ा दूंगा तो कोई मेरे पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि सबके बाजू में कम में मिल रहा, वो बढ़ाएंगे थोड़ी ना मेरे साथ प्राइस, तो सब उनके पास ही जाएंगे। मेरे को दुकानदारी बंद करके बोरिया बिस्तर बांध के चलना निकलना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दीज आर द थिंग्स। जब हम बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस की, तो यूनिफॉर्म देयर इज यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस इन दिस मार्केट। The commodity or the goods are dealt at a uniform price throughout the market at a given point of time. All firms individually are price takers. They are to accept the price determined by the market forces of demand and supply. Clear? Indifference curve or lack of preference. Buyers have no preferences as between different sellers since प्रोडक्ट इज होमोजेनियस। हाँ, यहाँ पे एक चीज रहती है, इंडिफरेंट हो जाते हैं। इंडिफरेंस कर्व वाली बात नहीं है कोई, इसका सिर्फ वो वर्ड लिखा है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब हो गया कि आप चाहे मेरे से लो, चाहे बाजू वाले से लो, चाहे इससे लो, चाहे उससे लो, सब एक जैसे ही बेच रहे हैं माल। तो बायर के पास कोई खास चॉइस नहीं है माल सेल और परचेस करने की, सॉरी ठीक है ना, माल परचेस करने की। तो सबके पास एक ही चीज मिलता है। तो बायर इज अगेन इंडिफरेंट, चाहे वो मेरे से ले रहा है या आपसे ले रहा है या उससे ले रहा है या इससे ले रहा है, तो उससे बायर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो क्या है, होमोजेनियस है। एज बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल। बायर से क्या ज़्यादा प्रेफरेंसेस भी नहीं रहते, ज़्यादा चॉइसेस भी नहीं रहती है, ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं रहते। सेलर्स आर इंडिफरेंट एज हुम दे सेल। हाँ, क्योंकि प्राइस जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, सबको एक ही प्राइस पे बेचना है, तो सेलर्स भी क्या है, इंडिफरेंट है। तो चाहे बायर हो या सेलर हो, दोनों इंडिफरेंट है यहाँ पे। और प्रेफरेंसेस भी बहुत क्या है, कम है। कम क्या है, नहीं है प्रेफरेंसेस, ऐसा मैं बोल सकता। ठीक है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्या है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब? अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो इजीली क्या हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। आप कभी भी उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मार्केट की एक खासियत है, इसीलिए उसको बोला जाता है परफेक्टली मोबाइल है। परफेक्टली मोबाइल मतलब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और एक चीज याद रखना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन तभी हो सकता है जब ये सारे फैक्टर्स बोलना गलत है, ये सारे फीचर्स क्या हो, ये सारे फीचर्स अगर सेटिस्फाई हो। अगर ये सारे फीचर सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो यू कैन नॉट से इट इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्लियर? अ फ्री प्योर कॉम्पिटिशन इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन
फर्स्ट 3 कंडीशन ओनली आर सेटिस्फाइड। अब ये क्या है मैं बता देता हूँ। देखो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन इट इज कॉल्ड एज, ये क्या कहलाया जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन। ये क्या कहलाया जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन अगर सर इसमें से सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसने एक और चीज़ यहाँ पे बोली है, और वो ये कि अगर आप एक और किसमें बात करो तो एक और बात कर सकते हो, फ्री और प्योर कंपटीशन जो एग्जिस्ट कर सकता है अगर फर्स्ट 3 कंडीशन जो है ओनली वो सेटिस्फाइड होती है। सिर्फ और सिर्फ बाकी कंडीशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है, ये फर्स्ट 3 अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये मार्केट को आप क्या बोलोगे, प्योर कंपटीशन। मतलब इसके अंदर भी एक और बाइफर्केशन है, परफेक्ट के अंदर भी एक और बाइफर्केशन है, और वो है प्योर कंपटीशन का। तो आप वो बोल सकते हो कि इट इज प्योर कंपटीशन। क्लियर। अगर क्या हो रहा है, फर्स्ट 3 कंडीशंस भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो इफ फर्स्ट 3 कंडीशंस आर आल्सो सेटिस्फाइड, ओनली सेटिस्फाइड, बाकी कोई नहीं हो रही है, तो फिर वो प्योर कंपटीशन बोल सकते हैं। और सारी की सारी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है तो आप क्या बोल सकते हो, उसको परफेक्ट कंपटीशन नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हो, परफेक्ट कंपटीशन नाम दे सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय बाय। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय गाइस।